हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं संख्या के बारे में, आज की क्लास में संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जिस संख्या को तुम गिनने में यूज करते हो, किसी चीज को काउंटिंग करने में यूज किया जाता है, उस संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, यानी अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहा जाए तो ये 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहा जाए तो इसका कोई अंत नहीं है सबसे बड़ी का। तो सबसे छोटी यहाँ पे 1 है। फिर अगर इसी प्राकृत संख्या के समूह में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उस ग्रुप का नाम पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी उसमें जितना भी संख्या आएगा उस संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से बना समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू करते हैं हम लोग, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक, अनंत तक। यानी सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या कहे तो वो जीरो है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहे तो वो अनंत है। तो पूर्ण संख्या के बाद हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्या जब किसी संख्या में, यानी जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो जो समूह बनता है उसमें आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या में तुमको 0 1 2 3 4 इधर इन्फिनाइट तक, अनंत तक, फिर इधर -1 -2 -3 अनंत तक, माइनस अनंत तक, यानी ये सारे नंबर क्या है तुम्हारे पास, क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। जब पूर्णांक संख्या को ही हम भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिखेंगे उस संख्या का नाम अलग हो जाता है। उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाएगा जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके और pq पूर्णांक हो, यानी अंश और ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर, यानी अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, ये सही नहीं है और ये सही है। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता है। जिस संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या क्या अलग कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 3√4, 1.23 1.42 बार रेकरिंग 1.34 डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक जाएगा। तो अब बोलोगे कि 3 कैसे परिमेय है? अभी बोले हैं जिसे भिन्न में लिखा जा सके वही परिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो हर में क्या होता है? 1 लिखने से इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 3/1 तो 3 ही होता है, इसलिए 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी pq पूर्णांक नहीं हो। तो जैसे √2 है, √2 इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है शांत नहीं होता, शांत यानी चलते रहता है। ये पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये संख्या क्या है तुम्हारा? √2, √5, पाई, और ऐसी संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। √2 पाई इसलिए अपरिमेय है। आप लोग बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 22/7 तो तुम्हारा परिमेय है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, इसीलिए ये तो परिमेय है, ये तुम्हारा परिमेय है। लेकिन ये परिमेय नहीं है, फिर क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पाई का जो ये वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इतना मान लिया गया है, लगभग इतना। पाई का एक्चुअल वैल्यू अनंत तक जाएगा, ना तो वो रिपीट होता है ना खत्म होगा, यानी अनंत तक जाएगा, वो चलते रहेगा, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या जो ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, आसान भाषा में समझने के लिए, अगर कोई संख्या एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार बीच में कोई नंबर हो, इस टाइप का जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 1 एक बार, 1 2 बार, 3, यहाँ पे 2 1 2 बार, फिर 3 बार,
तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को मिला देते हैं, वो जो समूह बनता है, उस समूह में आने वाले सारे नंबर को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह, जैसे 1/√2, √3, 3, √2, √4, पाई, 0.2112, ये सारे नंबर जो है वास्तविक संख्या है। अब बच्चे को यहाँ पे डाउट होता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, या सभी पूर्णांक है, या सभी पूर्णांक पूर्ण है। ऐसी जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या देखो, गिनती की संख्या 1 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ है, तो 1 से, यहाँ इधर देखो, ये तो तुम्हारा प्राकृत संख्या ही है ना, 1 2 3, ये अनंत तक, ये क्या है तुम्हारा प्राकृत। तो इसका सारा तो इसमें है, इसका सारा इसमें है, इसीलिए सभी प्राकृत क्या होगा? पूर्ण होगा। लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है, 0 प्राकृत नहीं, 0 प्राकृत नहीं है, ये पूर्ण है। तो ये सारा इसमें नहीं है, यहां से यहां तक ये पूरा जो है, ये पूरा ऐसे इसमें नहीं है, इसीलिए सारा पूर्ण प्राकृत नहीं है, लेकिन सारा प्राकृत पूर्णमय है। अब कहेगा सभी पूर्णांक है कि नहीं, तो देखो पूर्ण संख्या तुम्हारा 0 से है, तो 0 से यहां तक है, तो सारा पूर्णांक है। लेकिन सारा पूर्णांक पूर्ण नहीं है, पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आता है, लेकिन पूर्ण में माइनस वाला संख्या नहीं है। तो ये सारा इसमें नहीं है, तो इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्णांक में है, इसीलिए सभी पूर्णांक होगा। सभी प्राकृत भी पूर्ण में है, यहां से यहां तक तुम्हारा प्राकृत हो गया, यहां से इधर प्राकृत हो गया, यहां से लोगे तो पूर्ण हो गया, और ये पूरा यहां से लोगे तो ये क्या पूर्णांक हो जाएगा। तो सभी प्राकृत भी पूर्णांक है, सभी पूर्ण भी पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं है। अब हम आते हैं परिमेय संख्या में। तो सभी परिमेय संख्या वही होगा जो पूर्णांक हो, पूर्णांक होगा तभी परिमेय होगा, अगर पूर्णांक नहीं है तो परिमेय भी नहीं है। यानी ऊपर यहाँ पे कहा है PQ पूर्णांक है, यानी ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1/2 लिए तो 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। यहाँ पे 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 भी पूर्णांक है, 1 भी। अब √4 इसलिए है कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसको पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये भी क्या तुम्हारा पूर्णांक है। ऊपर भी होगा पूर्णांक, नीचे भी, ये भी होगा ऊपर नीचे, ये भी होगा ऊपर नीचे। तो ये सारा संख्या क्या है तुम्हारा? परिमेय है। और अपरिमेय, जब पूर्णांक ही नहीं है तो अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सम संख्या कहा जाता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाएगा। सम संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 2 से। 2 4 6 8 ये अनंत तक जाएगा। तो जितनी भी सारी संख्या है वो क्या है? सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और विषम संख्या कहा जाएगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या कहलाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या में तुमको 1 2 1 3 5 7 अनंत तक चलेगी, है ना। कहेगा सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, सबसे बड़ी विषम संख्या भी अनंत। अब हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिस संख्या का 2 ही गुणनखंड हो, या ये कह सकते हैं जो संख्या एक और खुद के अलावे किसी से विभाजित नहीं हो, तो वैसी संख्या अभाज्य कहलाएगा। और जो भाजित एक और खुद के अलावे किसी से विभाजित हो जाए
तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य कहलाएगा, या 1 और खुद के अलावा किसी से कट जाए तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड करोगे 1 गुना 2 गुना 2, तो 2 से अधिक गुणनखंड है 1 2 3, 3 गुणनखंड है इसका। अगर 6 लोगे तो 6 का गुणनखंड तुमको 1 2 3, तो 2 से अधिक गुणनखंड है 1 2 3, यानी इसका 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। और अभाज्य संख्या जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या जो 1 और खुद के अलावे किसी से नहीं कटे, विभाजित नहीं हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे तुम 2 का गुणनखंड करोगे, 2 का गुणनखंड 1 गुना 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 गुना 3 होगा, तो इसका 2 ही गुणनखंड है 1 2, इसका भी 2 ही गुणनखंड है 1 2, इसीलिए ये संख्या क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, यहाँ पे 2 संख्या को लिया जाता है, ग्रुप में लिया जाता है, यानी ऐसी 2 संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड जो है, जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे दोनों में 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, तो इसका कॉमन गुणनखंड 1 भी है और 2 भी है ना। तो ऐसी संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 हो, यानी सिर्फ 1 दोनों में होता, तो ये दोनों क्या कहलाता, अभाज्य कहलाता। जैसे इसमें 1 ही दोनों में है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 का 1 2 का गुणनखंड कर दिए तो दोनों में क्या है, 1 2 है, 1 1 ही है, इसलिए अभाज्य है। अब 5 और 6 का गुणनखंड 1 गुना 5 करोगे, और 6 का गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 3 करोगे, तो दोनों में 1 ही है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या है। उसी तरह अगर 14 का गुणनखंड करोगे 1 गुना 2 गुना 7, है ना, 15 का गुणनखंड करोगे 1 गुना 3 गुना 5, तो दोनों में क्या है, 1 है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या है। ये सारी संख्या के बारे में जानने के बाद हम ये पता लगाएंगे, बच्चे को दिक्कत होता है अभाज्य संख्या खोजने में कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद नहीं होता है, या खोजने में दिक्कत होता है, तो उसको हम अब सॉल्व करेंगे कि कैसे हैं। तो हम पहले 6 का टेबल लेते हैं, 6 12 18 24 30 36 42 48, है ना, 6 का टेबल लिए हैं, पहला 54 60 66 72 78 84 90 96। तो इधर क्या करते हैं, एक घटाए हैं, इधर एक जोड़े हैं, तो एक घटाने पे 5 आया, इधर 7 आया, ये दोनों क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 12 में भी एक घटाए और एक जोड़े, 11 13 भी अभाज्य है। 18 में भी एक जो इधर घटाए इधर जोड़े, ये दोनों भी अभाज्य है। 25 में 24 में एक इधर घटाए इधर एक जोड़े, तो ये तो अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। इसका मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आए, वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकता है, ये तो तुम्हारा अभाज्य नहीं है। और इसमें भी एक घटाए और एक जोड़े, तो ये दोनों अभाज्य है। इसमें भी एक घटाए और एक जोड़े, तो 35 लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी अभाज्य नहीं है ना। उसके बाद फिर 42 में एक घटाए एक जोड़े, तो दोनों अभाज्य है। ये अभाज्य, ये 7 7 7 से कटता है, ये अभाज्य नहीं है। उसके बाद ये भी 5 आ रहा है, ये भी अभाज्य नहीं है। 53 अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, ये दोनों अभाज्य है। उसके बाद तुमको 65, ये भी अभाज्य नहीं है, और ये दोनों अभाज्य है। ये 77 11 से कटता है, ये भी अभाज्य नहीं है। इधर तुम्हारा 85 भी अभाज्य नहीं है, एक घटाए हैं एक जोड़े हैं। 90 ये अभाज्य, ये 13 से करता है, 13 7 91 है ना, ये अभाज्य नहीं है। उसके बाद 95 ये भी अभाज्य नहीं है। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल टोटल कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 होता है ना। और 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15 होता है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं कि 25 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11 12 13 14 15 16, है ना। इसके बाद 17 18 19 20 21, है ना, 22, यहाँ पे 24 25 गिन लो आप लोग। तो यहाँ पे देख चुके हो, 2 3 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक में तुम्हारा 25 अभाज्य संख्या है। अगर मान लो इससे बड़ी संख्या है कोई, उसका मान लो 100 क्या है तुम्हारे पास, 39, ये भाज्य है कि अभाज्य है,
इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करना बिल्कुल आसान है। तो इसमें रूट देते हैं, यानी ये किसका स्क्वायर के करीब में है? ये लगभग तुम्हारा 12 के स्क्वायर के करीब में है। 12 के स्क्वायर 144 होता है, ये 12 के स्क्वायर के करीब में है। तो अब 1 से 12 तक के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है उससे भाग देना है। अभाज्य संख्या तुमको 2 हुआ, 3 हुआ है ना, 5 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद 11 हुआ। इस सब से अगर भाग दो, अगर इस सब से किसी एक से भी कट जाएगा तो ये क्या होगा? तुम्हारा भाज्य संख्या होगा। अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटने का है कि जोड़ दो, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 से देखो कटता है, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, है ना।